हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके कुछ लास्ट टॉपिक बच रहे हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम कर रहे हैं। इन्हीं टॉपिकों के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। तो आइए, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सुकेंद्रकी कोशिकाओं में जो है जीन प्रकटन का नियमन, यानी कि जो सुविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, उन कोशिकाओं में किस प्रकार से जीन का प्रकटन और नियमन होता है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं वायरसों में जीन प्रकटन का नियमन, यानी कि विषाणुओं में जीन प्रकटन का नियमन किस प्रकार से होता है। आज का हमारा टॉपिक विषाणुओं पर आधारित है। तो देखिए, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, विषाणुओं में जीन प्रकटन यानी कि जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस, यानी जो जीन्स हैं उन वो वायरस में किस प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो जीन्स होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण जीन्स पर निहित होते हैं, जीन्स में उपस्थित होते हैं, और उन्हीं जीन्स के कारण ही आनुवंशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ऐसा आप और पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ऐसे आप सब पढ़ कर के आ रहे हो। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक कि विषाणुओं में केवल जनन संबंधी जीन्स होते हैं। यानी ये बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है कि जो जीन्स होते हैं वो विषाणुओं में केवल जनन से संबंधित जीन्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि सुविकसित केंद्रक वाली सुकेंद्रकी कोशिकाओं में जो जीन्स होते हैं उनमें जो है जनन के अतिरिक्त यानी जो आपके आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो भी निहित होती हैं, जीन्स पर वो चीज़ें विद्यमान होती हैं। परंतु यहाँ पर जो वायरस पढ़ रहे हैं, हम विषाणु पढ़ रहे हैं, उनमें जो जीन्स होते हैं वो केवल जनन से संबंधित जीन्स होते हैं। अतः इनमें जीन प्रकटन जनन के रूप में होता है। यानी आपने पढ़ा था सुकेंद्रकी कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन हार्मोन्स के द्वारा, प्रोटीन्स के द्वारा, वायरस के द्वारा, इस प्रकार से आपने कई अलग अलग तरीके से पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है जीन्स का प्रकटन होता है। परंतु वायरसों में जो जीन्स का प्रकटन होता है और उसका नियमन जो है वो जनन की क्रिया के माध्यम से होता है, जनन के द्वारा होता है। तो वो जनन की जो क्रिया है, जनन का जो जीवन चक्र है, जनन करने की जो विधि है, वो जो वायरस हैं उनमें दो प्रकार से, दो तरीकों से होता है। जिसमें पहला है लाइटिक जीवन चक्र यानी कि लाइटिक लाइफ साइकिल, और दूसरा है लाइसोजेनिक चक्र यानी लाइसोजेनिक साइकिल। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से जो है जीन का प्रकटन और नियमन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइटिक जीवन चक्र, जिसमें लिखा है कि विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ पोषद कोशिका की जैव संश्लेषण प्रणाली का उपयोग अपने आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड प्रोटीन संश्लेषण के लिए करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वायरसों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये वायरस जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये सजीवों जैसे लक्षण व्यक्त करते हैं, और जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर जनन जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और अपने जैसे कई सारे वायरसों का निर्माण कर लेते हैं। परंतु जब ये जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं होते हैं तब ये निर्जीव होते हैं। इनको जो है रवे के रूप में, जैसे सूजी मैदा आता है उसके दाने होते हैं महीन, वैसे रवों के रूप में इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो सजीव और निर्जीव दोनों लक्षणों से जो है वायरस
परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए वायरसों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसा कि आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे हैं कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ पोषद कोशिका में पोषद कोशिका की जैव संश्लेषण प्रणाली का उपयोग करता है। यानी कि जो वायरस है वो अपने शरीर का जीवन यापन करने के लिए, अपने को सजीव बनाने के लिए जब वो किसी दूसरे जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तब वो ऐसे लक्षण व्यक्त करता है सजीवों जैसे। तो जब वायरस किसी दूसरी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो उस कोशिका को पोषद कोशिका कहा जाता है, क्योंकि उसी कोशिका से वायरस जो है अपना जीवन यापन करता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। इसलिए जिस कोशिका के शरीर में प्रवेश करता है, जिस जीव के शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है, उस जीव के शरीर की कोशिका को पोषद कोशिका और उस जीव को पोषद जीव कहा जाता है। तो जब वायरस जो है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, पोषद कोशिका के संपर्क में आता है, तो उसी पोषद कोशिका की जो है जैव संश्लेषण प्रणाली का उपयोग करता है। यानी कि वायरस तो निर्जीव था, तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो पा रही थी जब वो निर्जीव था, परंतु जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो जीवित कोशिका की जो कार्य प्रणाली है, जो जैव संश्लेषण प्रणाली है, जैविक प्रक्रिया है, उस जैविक प्रक्रिया को जो है वायरस स्वयं प्रयोग कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उसे अपने शरीर में जीवित जैसे लक्षण व्यक्त करने हैं और अपने जैसी जनन की क्रिया प्रारंभ करनी है। इसलिए वो पोषद कोशिका की जो जैव रासायनिक क्रिया है उसको इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देता है और करने के बाद क्या करता है, अपने आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड प्रोटीन संश्लेषण के लिए करते हैं। यानी वो जो उसका आनुवंशिक पदार्थ है, उस आनुवंशिक पदार्थ को जीवित रखने और कैप्सिड प्रोटीन के लिए जो है पोषद कोशिका की जैव संश्लेषण प्रणाली, जैविक प्रक्रिया को उपयोग में लाता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये किसी, यानी आप फर्स्ट लाइन 3 जो है स्टार्टिंग की समझ पाए कि जब कोई विषाणु या वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, यानी किसी पोषद कोशिका के संपर्क में आता है, तो वो अपने आनुवंशिक पदार्थ तथा अपनी कैप्सिड प्रोटीन के लिए जो है जैव संश्लेषी प्रक्रिया, यानी उसी पोषद कोशिका की जैव संश्लेषी प्रक्रिया का प्रयोग प्रारंभ करता है, उपयोग कर लेता है। और उपयोग करने के पश्चात क्या होता है कि अनेक संतति विषाणु बनकर पोषद कोशिका को नष्ट करके मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो निर्जीव वायरस था, जो निर्जीव विषाणु था, जब वो किसी पोषद कोशिका के संपर्क में आ गया तब उसने क्या किया कि उसने अपना जनन प्रारंभ किया और जनन करके कई नई संतति कोशिकाओं को जन्म दे दिया। और जो कई नई संतति कोशिकाएं बनी वो सभी जीवित नई संतति कोशिकाएं थीं और उन्हीं सभी बनी नई संतति कोशिकाओं ने क्या किया, अपनी पोषद कोशिका को समाप्त कर दिया। यानी जिस जीवित कोशिका के संपर्क में आया था, जिस जीव की जीवित कोशिका या पोषद कोशिका के संपर्क में आया था, उस कोशिका को नष्ट कर देता है और बनी हुई सारी जो कई संतति कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। तो इस चक्र को लाइटिक जीवन चक्र कहते हैं। यानी कि जो ये आप प्रक्रिया ऊपर पढ़ रहे थे, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लाइटिक जीवन चक्र। एक बार फिर हम इन 5 लाइनों को अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो जीवाणु, जो वायरस होता है, हम वायरस की बात कर रहे हैं, विषाणु जिसे कहते हैं हिंदी में। वायरस जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं और सजीव, दोनों लक्षण पाए जाते हैं। और जब ये किसी जीव, वैसे तो ये निर्जीव की स्थिति में होते हैं, निर्जीव जैसे लक्षण व्यक्त करते हैं, परंतु जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये जीवित जैसे लक्षण प्रारंभ करते हैं, जनन जैसी क्रियाएं करते हैं और कई सारी नई संतति कोशिकाओं को जन्म दे देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हम पढ़ रहे हैं कि जब विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो उसी जीवित कोशिका को पोषद कोशिका कहते हैं। तो पोषद कोशिका के संपर्क में आता है तब वो क्या करता है, उसी पोषद कोशिका की जो जैव संश्लेषी प्रक्रिया है,
जो जैव संश्लेषी प्रक्रिया है, जो जैविक प्रक्रिया है, उसको अपने आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड प्रोटीन के लिए उपयोग कर लेता है। यानी उस पोषक कोशिका की जैविक प्रक्रिया को अपने जीवन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है और उसी पोषक कोशिका में जनन करता है। जनन करके कई सारी नई संतति कोशिकाएं बना लेता है और जब वो कई सारी नई संतति कोशिकाएं बन जाती हैं जनन करके, तो वही कई सारी बनी नई संतति कोशिकाएं उस पोषक कोशिका को नष्ट कर देती हैं। नष्ट करने के बाद बनी हुई नई संतति कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। तो इस पूरे चक्र को क्या कहा जाता है? लाइटिक जीवन चक्र, लाइटिक लाइफ साइकिल। आप समझ पाए? और ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 30 मिनट्स की, कितने 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, क्योंकि वायरस में जनन की क्रिया बहुत समय में पूर्ण नहीं हो पाती, जल्दी पूर्ण होती है, काफी बहुत समय नहीं लगता है। तो ये लगभग 30 मिनट में पूर्ण हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया? लाइटिक जीवन चक्र। आप समझ पाए कि दूसरी पोषक कोशिका के संपर्क में आकर के आनुवंशिक पदार्थ के लिए, कैप्सिड प्रोटीन के लिए क्या करता है? जैव संश्लेषी प्रक्रिया इस्तेमाल करता है, जनन करता है, बनी नई संतति कोशिकाएं पोषक कोशिका को खत्म करती हैं, जिससे जीवाणुओं की जो बनी नई संतति कोशिकाएं हैं वो मुक्त हो जाती हैं। तो ये पूरा चक्र 30 मिनट में पूर्ण हो जाता है। उत्पन्न विषाणुओं को उग्र विभोजी कहते हैं, यानी वायरुलेंट फेज, ऐसे इंग्लिश में पढ़िए इसको। तो यानी इसको क्या, जो ये नई संतति कोशिकाएं बनती हैं या जो नई संतति विषाणु बनते हैं, वायरस बनते हैं, उनको जो है उग्र विभोजी कहा जाता है। क्योंकि उग्र विभोजी का भी आगे काम पढ़ेंगे, वो आगे वाला जो हमारा चक्र है उसमें ये काम आएंगे। तो आप लाइटिक जीवन चक्र समझ पाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइसोजेनिक चक्र, यानी लाइसोजेनिक साइकिल। तो जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि जो जीवित कोशिका के संपर्क में, पोषक कोशिका के संपर्क में आकर के वायरस जो है कई सारी नई संतति कोशिकाएं बनाता है और वो नई सारी संतति कोशिकाएं पोषक कोशिका को नष्ट करके मुक्त हो जाती हैं। तो मुक्त होने के बाद जो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं विषाणुओं की, उनको जो है उग्र विभोजी कहते हैं, या जो नई संतति वायरस विषाणु बनते हैं उनको उग्र विभोजी कहते हैं। अब आगे देखिए लाइसोजेनिक चक्र किस प्रकार से संपन्न होता है। तो लाइसोजेनिक चक्र में उत्पन्न उग्र विभोजी पोषक कोशिका में प्रवेश करके, अब समझिए इस चक्र में क्या होता है कि जो आपका लाइटिक जीवन चक्र है, इस लाइटिक चक्र में जो आपके उग्र विभोजी विषाणु बने हैं, इन्हीं की बात हम यहाँ करेंगे लाइसोजेनिक चक्र में। तो लाइसोजेनिक चक्र में जो उत्पन्न हुए, यानी लाइसोजेनिक चक्र में उत्पन्न उग्र विभोजी पोषक कोशिका में, यानी इस चक्र में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस चक्र में बात की जा रही है कि लाइसोजेनिक चक्र में उत्पन्न उग्र विभोजी, इस चक्र में हम पढ़ रहे हैं। और उत्पन्न किससे हुए थे? उत्पन्न हमारे हुए थे लाइटिक जीवन चक्र से। तो लाइटिक जीवन चक्र से जो है उत्पन्न उग्र विभोजी पोषक कोशिका में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसके एंजाइम्स का उपयोग करके पोषक डीएनए के साथ साथ द्विगुणन करते हैं। तो आप सबसे पहले ऊपर की 2 लाइनें समझिए कि जो लाइटिक जीवन चक्र है, उस लाइटिक जीवन चक्र के द्वारा उत्पन्न हुए उग्र विभोजी, यानी कि उग्र विभोजी वायरस क्या करते हैं? डीएनए में प्रवेश करते, यानी पोषक कोशिका में प्रवेश करते हैं। क्योंकि इन्हें जो ये उत्पन्न हुए थे ये भी पोषक कोशिका में प्रवेश करते हैं। दूसरे यानी किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो जीवित जिस कोशिका में प्रवेश करते हैं वो जीवित जीव की कोशिका पोषक कोशिका कहलाती है। तो उस पोषक कोशिका में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके क्या करते हैं? उसी पोषक कोशिका के जो एंजाइम्स हैं उनका उपयोग करते हैं और पोषक डीएनए के साथ साथ द्विगुणन करते हैं। यानी एंजाइम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और करने के बाद जो पोषक कोशिका का डीएनए था उस
डीएनए के साथ द्विगुणन करते हैं, यानी उस पोषक कोशिका के डीएनए के साथ साथ द्विगुणन करते हैं। यानी कि इस लाइसो जो उग्र विभोजी था, उग्र विभोजी वायरस था, उसका डीएनए और पोषक कोशिका का डीएनए, दोनों के डीएनए जो है साथ साथ में क्या करते हैं, एंजाइम्स की उपस्थिति में द्विगुणन करते हैं। पोषक तथा विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ का गुणन साथ साथ होता है, यानी वही आप बता रहे थे अभी कि पोषक का डीएनए और पोषक का आनुवंशिक पदार्थ, उसके साथ में विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ। विषाणु कौन से? उग्र विभोजी विषाणु, जो कहाँ बने हुए थे? लाइटिक जीवन चक्र से बने हुए थे। तो लाइटिक जीवन चक्र से बने हुए उग्र विभोजी विषाणु तथा पोषक कोशिका का जो पोषक कोशिका है उसमें जो डीएनए है, दोनों के डीएनए आपस में, दोनों के आनुवंशिक पदार्थ आपस में, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जीन्स, गुणसूत्र, तो इनमें से कोई होगा आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए कह सकते हैं आप। तो दोनों के आनुवंशिक पदार्थ क्या करते हैं? साथ साथ में गुणन करते हैं और दोनों ही संतति पोषक कोशिकाओं में पहुंचते हैं। यानी दोनों ही द्विगुणन जो है, दोनों ही क्या कर, दोनों ही संतति, यानी कि जो पोषक कोशिका से संतति बनी और जो उग्र विभोजी वायरस की जो संतति बनी, यानी दोनों ने जनन किया। यहाँ पे गुणन से तात्पर्य वही है कि दोनों जनन करते हैं, पोषक कोशिका भी जनन करती है और उग्र विभोजी विषाणु भी जनन करता है। तो दोनों की जो संततियां हैं वो पोषक कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसमें विषाणु प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, यानी दोनों की जब पहुंच जाती है पोषक कोशिका में तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। विषाणु की जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण नहीं होता, यानी विषाणु की प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। इस कारण पोषक सेल प्रभावित नहीं होती है, यानी प्रोटीन का निर्माण ना होने के कारण जो पोषक कोशिका थी वो नष्ट नहीं होती है, पोषक कोशिका टूटती नहीं है, विभाजित नहीं होती है, खंडों में नहीं बढ़ती है, आप ऐसे समझिए। इस अवस्था में विषाणुओं को संयंत्र विभोजी या टेम्परेट फेज कहते हैं, यानी जो ये अवस्था बनी जिसमें जनन भी हो गया। जनन किसके माध्यम से हुआ? उग्र विभोजी और पोषक दोनों कोशिकाओं से जो संततियां बनी, परंतु कोशिका किसी प्रकार से कोशिका का नुकसान नहीं हुआ, पोषक कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं हुई, टुकड़ों में विभाजित नहीं हुई। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है उस जीवन चक्र को लाइसोजेनिक चक्र, लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। और इस अवस्था में जो विषाणु बने उन विषाणुओं को संयत विभोजी, इंग्लिश में उसे टेम्परेट फेज कहा जाता है, ठीक है, संयत विभोजी या टेम्परेट फेज कहते हैं। तो आपने दोनों प्रकार के जीवन चक्र में समझ लिया कि जीन्स किस प्रकार से बनते हैं, जीन का किस प्रकार से जो है एक्सप्रेशन होता है, प्रकटन होता है। तो विषाणुओं में जीन प्रकटन आप समझ पाए, जो कि दो विधियों के माध्यम से, लाइटिक जीवन चक्र और लाइसोजेनिक चक्र। आपसे एक नंबर में या 2 नंबर में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वायरस में, यानी ऐसे पूछा जाएगा कि लाइसोजेनिक चक्र या लाइटिक जीवन चक्र जो है किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा एक कोष की जीव वायरसों में, या वायरसों में जो है लाइटिक जीवन चक्र या लाइसोजेनिक चक्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक एक नंबर में टिप्पणी या 2-2 नंबर में टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं। लाइटिक जीवन चक्र किसे कहते हैं, क्या लिखे कहेगा? प्रमुख टिप्पणियां लिखो, इनमें से टिप्पणियां लिखो जिसमें आपको दोनों हेडिंग दे देगा, लाइटिक जीवन चक्र या लाइसोजेनिक चक्र। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, यही समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।